मंडला मर्डर सीरीज की शुरुआत होती है 1952 चंद्रदासपुर में, जहां कुछ औरतें मिलकर एक अयस्क यंत्र से एक इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। इन सब की मुखिया थी रुक्मणी और ये लोग एक जिंदा इंसान के खून से किसी दूसरे शरीर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन औरतों की बातों से पता चलता है कि ये सब कुछ एनर्जी के कारण होता है और ये मोमेंट कई सालों बाद आया है जब ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर इसी गांव के कुछ लोग गुस्से में हैं क्योंकि गांव में कई लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हें लगता है कि ये सब इन्हीं औरतों का काम है। ये लोग इन औरतों को काला जादू करने वाली डायन भी समझने लगते हैं। गांव वाले इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर रुक्मणी उस यंत्र से उस ह्यूमन बॉडी को जिंदा करने वाली थी, जिससे वहाँ सब लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी गांव वाले बाहर पहुंच जाते हैं और वो औरतें रुक्मणी को यंत्र के साथ भगा देती है। तुम जिंदा रहोगी तो सब कुछ वापस लेकर आओगी। जैसे ही गांव वाले अंदर आते हैं, एक औरत पूरी जगह को एक धमाके के साथ उड़ा देती है। इस धमाके में कई औरतें और कुछ गांव वाले भी मर जाते हैं। अब 2025 में विक्रम नाम का एक पुलिस वाला दिल्ली से चंद्रदासपुर जा रहा है। उसके पापा भी उसके साथ है। दिल्ली में विक्रम के ऊपर इंक्वायरी लग गई है और वो टेम्परेरीली सस्पेंडेड है। ट्रेन में विक्रम के पापा को अभिषेक नाम का एक लड़का मिलता है। वो भी चंद्रदासपुर जा रहा है। दोनों बात करते हैं और विक्रम के पापा बताते हैं कि वो भी कभी यही के रहने वाले थे। विक्रम को अभिषेक थोड़ा अजीब लगता है। उसका एक अंगूठा मिसिंग है, लेकिन विक्रम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर दोनों अपने पुराने घर में आ जाते हैं जहां वो पहले रहा करते थे। तब विक्रम को अपनी माँ और छोटे भाई पवन की याद आने लगती है। दरअसल एक दिन विक्रम और पवन स्कूटर से जा रहे थे और एक एक्सीडेंट में पवन की मौत हो गई थी। विक्रम आज भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। उस वक्त माँ भी गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। बस उनका पर्स कहीं पड़ा मिला था। फिर अभिषेक को किसी का कॉल आता है और वो एक बाहुबली भाइयों विजय और सुजय उनकी फोटो लेने जाता है। ये दोनों एक सीएम के आदमी को पैसे दे रहा है ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अभिषेक उनकी फोटो ले लेता है, लेकिन विजय उससे देख लेता है और उसके गुंडे अभिषेक के पीछे पड़ जाते हैं। अभिषेक मुश्किल से बच जाता है। अगले दिन जब विक्रम के पापा नदी में नहा रहे हैं, एक लाश उनके पास आती है जिसका धड़ मिसिंग था। विक्रम पहचान जाता है कि ये वही अभिषेक है जो ट्रेन में मिला था। उसके माथे पे एक अलग सा सिंबल बना है, जिसे देखकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है। विक्रम अपने क्लोज फ्रेंड प्रमोद, जो लोकल पुलिस में है, उसको इस आदमी के बारे में बताता है। प्रमोद अभिषेक के मर्डर की जानकारी कलेक्ट करने निकल पड़ता है। विक्रम घर जाके अपनी माँ का पर्स चेक करता है। उसमें भी वैसा ही सिंबल वाला सिक्का मिलता है जैसे अभिषेक के फोरहेड पर था। ये देखकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है और प्रमोद से कहता है कि उसे लगता है माँ के गायब होने का कनेक्शन अभिषेक के मौत से है, वरना माँ के पर्स में वैसा ही सिंबल वाला सिक्का क्यों होता। विक्रम कहता है कि उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी जिंदा है, पर उसके पापा उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाए। फिर विक्रम बताता है कि जब पवन एक्सीडेंट के बाद ठीक नहीं हो रहा था, तब माँ उसे और उर्मिला आंटी को लेके बरोना जंगल गई थी। उनका कहना था कि वहाँ जाके पवन ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर पवन की लाश मिली और माँ और उर्मिला आंटी गायब हो गई। फिर उनका पर्स मिला जिसमें यही सिंबल वाला कॉइन था। प्रमोद कहता है, इस केस को सॉल्व करते हुए हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। विक्रम तैयार हो जाता है। फिर हम अनन्या नाम की औरत को देखते हैं जो इलेक्शन लड़ने वाली है। उसका असिस्टेंट वेंकट उसे अभिषेक की भेजी हुई फोटो दिखाता है। असल में अभिषेक किसी के कहने पर वहाँ फोटो लेने गया था। अनन्या समझ जाती है कि सीएम के आदमी से इलेक्शन डील हो रही है। तब वो नए प्लान्स बनाती है। तभी अनन्या का हस्बैंड बंदूक चलाने लगता है और अनन्या उसे शांत कराती है। उसका हस्बैंड 2 सालों से चल नहीं पाता। पहले वो खुद ही इलेक्शन लड़ता था, अब अनन्या सब कुछ संभाल रही है, जो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है। फिर वेंकट एक रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है, अब तुम्हें अपना काम करना है, सुजय और विजय के बारे में क्वेश्चन उठाओ। रिपोर्टर प्रेस में पुलिस से पूछता है कि क्या अभिषेक के मर्डर में सुजय और विजय का हाथ है, क्योंकि अभिषेक ने उनकी कुछ फोटो ली थी। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रमोद और उसका साथी जब अभिषेक की ली हुई फोटो देखते हैं तो प्रमोद का साथी कहता है, इसी फोटो की वजह से अभिषेक की जान गई। प्रमोद कहता है, इसे हटा दो, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। दोनों भाई बहुत खतरनाक है। न्यूज़ पर जब सुजय और विजय के बारे में दिखाया जा रहा है तो विजय भड़क जाता है। उसकी माँ लीला पूछती है, क्या तुमने ये सब किया है?
दोनों भाई मना कर देते हैं कि अगर हम करते तो लाश भी नहीं मिलती। उधर विक्रम वही अभिषेक की खींची गई फोटो देखने आता है, लेकिन फोटोज डिलीटेड थी। इस पर प्रमोद कहता है, मुझे कुछ नहीं पता और तुम भी इस मामले से दूर रहो। साथ ही वो बताता है कि अगर अभिषेक के बारे में ही पता लगाना है तो जाके उसकी बीवी शिवना से बात करो, जो वहाँ पास में ही रहती है। फिर जब विक्रम शिवना से मिलने जाता है तो वहाँ पहले से ही अनन्या आई होती है उसे तसल्ली देने। वहाँ जब विक्रम अभिषेक के पड़ोसी से उसके बारे में पूछता है तो एक आंटी कहती है, बबलू की मौत देखकर हम सब डर गए हैं। ये बबलू नाम सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है। तभी उसके पास अनन्या का कॉल आता है, जो उसे खिड़की के पास बुलाती है और विक्रम उसे मिलने जाता है। तब हमें पता चलता है कि जिसे विक्रम शादी करने वाला था, कविता, वो अनन्या की बहन थी और अब कविता कोमा में है। इसके बाद सीएम अनन्या को मिलने के लिए बुलाता है तो अनन्या उससे वही अभिषेक वाली फोटो दिखा देती है। आपका आदमी उन दोनों से पैसा ले रहा था। ये देखकर सीएम चुप हो जाता है और अब वो उसका टिकट भी कैंसिल नहीं कर सकता। फिर एंट्री होती है रिया नाम की एक सीआईबी ऑफिसर की, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो अपने काम में एक्सपर्ट है और काफी बड़े केसेस सॉल्व कर चुकी है। उसके हेड उसे बताते हैं कि उसका प्रमोशन हुआ है और अब उसे किसी और जगह जाना है, लेकिन रिया कहती है, सर मैं डेस्क जॉब और नहीं करना चाहती। असल में 2 साल पहले रिया एक केस में उलझ गई थी जिसमें एक छोटी बच्ची मर गई थी और तब से रिया को अक्सर उस बच्ची के भूत या इल्यूशन नजर आता है। इसी वजह से उसे डेस्क जॉब दी गई थी। लेकिन अब रिया कहती है कि वो फील्ड में वापस जाना चाहती है और वो चंद्रदासपुर केस ले लेती है। दूसरी ओर विक्रम अपने पापा को बताता है कि अभिषेक का असली नाम बबलू था और ये नाम तो उर्मिला आंटी के बच्चे का भी था, जो माँ के साथ गायब हो गई थी। विक्रम कहता है, जरूर इन दोनों में कोई कनेक्शन है। ये सुनकर विक्रम के पापा भी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन विक्रम उर्मिला के घर प्रमोद के साथ जाता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। तब उसे एक जगह खून पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है, जरूर अभिषेक को यहाँ मारा गया होगा। फिर उसका धड़ कोई ले गया और बाकी लाश को नदी में बहा दिया गया। उसके बाद हमें अयष्ट यंत्र दिखाई जाती है, जिसके पास अभिषेक का धड़ पड़ा है। मतलब 1952 वाला ग्रुप फिर से एक्टिवेट हो गया है, जो एक इंसान को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं, जब विक्रम की माँ उर्मिला और अपने बच्चे पवन के साथ वरुणा जंगल में आई थी। वहाँ वो एक आदमी को वही सिंबल वाला कॉइन दिखाती है और कहती है, मुझे कुछ मांगना है। वो आदमी वो कॉइन यंत्र में डाल देता है और कहता है, मांग लो जो मांगना है। तब विक्रम की माँ अपना अंगूठा उस यंत्र में डालती है और कहती है, मुझे मेरे बच्चे की जान बचानी है। तभी उसका अंगूठा कट जाता है। आदमी कहता है, तुम्हें वरदान मिल गया। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ धमाका हो जाता है। उर्मिला दूर जाकर गिरती है और माँ का क्या हुआ पता नहीं चलता। एपिसोड 2 में कहानी 7 साल पहले जाती है, जहाँ विजय और सुजय के पीछे एक बाहुबली पड़ा है, इसीलिए दोनों छिपे हुए हैं। विजय की माँ लीला एक लेडी के पास आकर वरदान मांगती है, मुझे मेरे बच्चों को बचाना है। वो औरत उसे वही सिंबल वाला सिक्का देती है और कहती है, वरुणा जंगल जाओ और वरदान मांग लो। लीला जंगल जाती है, सिक्का यंत्र में डालती है, अंगूठा रखती है और कहती है, मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए और उनके दुश्मन का अंत हो जाए। अंगूठा कट जाता है और वरदान काम कर जाता है। तभी उस बाहुबली के गुंडे सुजय विजय को मारने आ जाते हैं, लेकिन एकदम से कुछ मधुमक्खियां आ जाती हैं और उन गुंडों पर अटैक कर देती है। कोई भी मधुमक्खी सुजय विजय को नहीं काटती और उनकी जान बच जाती है। और बाहुबली जब खाना खा रहा है तो खाना गले में अटक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मतलब वरदान सच में काम कर रहा था। अब वापस प्रेजेंट में रिया अपनी टीम के साथ चंद्रदासपुर पहुंच जाती है केस सॉल्व करने के लिए और तुरंत काम शुरू कर देती है। ये देखकर प्रमोद भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को इतनी तेजी से काम करते हुए नहीं देखा। उधर विक्रम इंश्योरेंस एजेंट बन के अभिषेक की बीवी शिवना से मिलता है। बातों बातों में अभिषेक की माँ का जिक्र करता है, जिसके जवाब में शिवना बताती है, वो तो जिंदा है, एक आश्रम में रहती है। ये सुनकर विक्रम बहाना बना के एड्रेस ले लेता है। फिर हम लीला को देखते हैं, जो उसी लेडी से एक कॉइन मांगती है। मुझे एक और वरदान चाहिए। लेडी उसे दे देती है। वही मैथिली नाम की एक औरत है, जो हमेशा उस लेडी के साथ रहती है। लीला जाकर सुजय विजय से कहती है
जंगल जाओ, सिक्का डालो और अपना वरदान मांगो, बदले में अंगूठा देना पड़ेगा। पहले दोनों मना कर देते हैं, फिर मान जाते हैं। उधर रिया ने प्रमोद को काम करवा करवा के परेशान कर दिया था और वो अभिषेक की खींची हुई फोटो के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ कोई फोटो नहीं होती। वहीं अनन्या का नाम भी केस में आता है तो रिया अगले दिन उसे मिलने चली जाती है, लेकिन अनन्या एक मीटिंग में जा रही है तो रिया उसकी कार में बैठ जाती है कुछ सवाल पूछने के लिए। रास्ते में रिया अनन्या से कई क्वेश्चंस करती है और अनन्या बिना डरे सबका जवाब देती है, लेकिन तभी ड्राइवर कार कहीं और ले जाता है। असल में ड्राइवर की बेटी को विजय ने मारने की धमकी दी थी। इस डर से ड्राइवर कार ले गया। तभी विजय और उसके आदमी आकर अनन्या पर हमला करते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे, वरना अनन्या उन्हें जेल भिजवा देती। रिया और अनन्या गुंडों से लड़ती हैं और मौका मिलते ही अनन्या भाग जाती है। रिया को एकदम से वो छोटी बच्ची नजर आती है और विजय का आदमी उसे बेहोश कर देता है। उधर विक्रम जाके उर्मिला से मिलता है जो कम्प्लीटली पागल हो चुकी है और एक कोने में पड़ी है। विक्रम उसे अपने बारे में याद दिलाता है और माँ के बारे में भी पूछता है। उर्मिला कहती है उन्हें तो शैतान उड़ा ले गया, वरदान का कोई फायदा नहीं हुआ। ये कहकर वो चिल्लाने लगती है। अब विजय सुजय को पता चलता है कि रिया एक CIB ऑफिसर है और अब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करे। सुजय अपने भाई को डांटता है, ये क्या पंगा ले लिया। फिर वो रिया को गाड़ी की डिक्की में डलवा देता है ताकि उसे हमेशा के लिए गायब कर सके। फिर वो सीधे उसी जगह पहुंच जाते हैं वरदान मांगने, ताकि सब मुसीबत खत्म हो जाए। विक्रम भी वरदान के बारे में सुनकर वरुणा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ सुजय अपने साथ बिरजू नाम के एक आदमी को ले आया है। असल में ये लोग बिरजू से ही अपने लिए वरदान मांगने के लिए कहते हैं ताकि बिरजू अपना अंगूठा कटवा ले। ये लोग बिरजू को काफी सारा पैसा भी देते हैं और बिरजू भी मान जाता है। फिर बिरजू जाके वो सिक्का उसी यंत्र में डालता है और अंगूठा रखकर एक वरदान मांगता है, और ये वरदान क्या था ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर बिरजू का अंगूठा कट जाता है और विजय सुजय एकदम से उसी यंत्र वाले आदमी पर बंदूक तान देता है कि जब तक हमारा ये वरदान पूरा नहीं होता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। इस पर वो आदमी हंसने लगता है। तभी उधर अचानक कोई आता है और दोनों भाइयों का हाथ काट कर उन्हें मार देता है, लेकिन उसने बिरजू को नहीं मारा क्योंकि बिरजू का अंगूठा कटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ विक्रम आता है और रिया भी तब तक होश में आकर डिक्की ठोक रही थी। तब विक्रम रिया को बाहर निकालता है और देखता है कि वहाँ विजय और सुजय की लाश पड़ी है, जिनके एक एक हाथ गायब है और उनपे भी वही सिंबल बना हुआ है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में शास्त्री नाम का आदमी जो साया देख सकता है, उसे सडनली अपनी मौत नजर आती है, जिससे वो डर जाता है। इधर CIB और पुलिस वाले जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और विक्रम जब नीचे जाके देखता है तो वहाँ टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है, जो काफी अजीब बात थी। फिर जब विक्रम आगे जाकर देखता है तो उसे एक अजीब सा पुतला बना हुआ नजर आता है। फिर बिरजू को रिया इंटरोगेशन के लिए ले आती है और बिरजू सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने अंगूठे के बदले वरदान मांगा और जिसने विजय सुजय को मारा वो कोई भूत जैसा था। फिर बिरजू कहता है कि बाकी मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद यह अनन्या को भी पूछताछ के लिए बुलाती है क्योंकि उसकी दुश्मनी दोनों भाइयों से थी। फिर विक्रम से भी पूछताछ की जाती है तो विक्रम कहता है, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जो 22 साल पहले गायब हो गई थी और उनके पर्स में से एक सिंबल वाला सिक्का मिला था। उसी पहेली को जोड़ते जोड़ते मैं उस जगह पहुँच गया था। फिर विक्रम कहता है, आप चाहे तो मुझे भी इस केस में शामिल कर लीजिए क्योंकि मैं भी पुलिस वाला ही हूँ, आपके काम आऊंगा। तब रिया भी मान जाती है। फिर वो दोबारा बिरजू से वरदान के बारे में पूछती है, जिस पर बिरजू बताता है कि कई साल पहले इन दोनों की माँ लीला ने वरदान मांगा था कि सुजय विजय जिंदा बच जाए और उनके दुश्मन का अंत हो जाए। तब जाके सबसे बड़ा बाहुबली अपने आप मर गया था। उस दिन के बाद से लीला का एक अंगूठा गायब था। साथ ही वरदान मिलने के बाद वो सिक्का वापस कर दिया जाता है और उस सिक्के के पीछे भी एक सिंबल बना होता है। अब रिया को समझ नहीं आता कि जब वरदान काम करता है तो अब सुजय विजय जिंदा क्यों नहीं है। इसके बाद रिया से मिलने शास्त्री आता है और बताता है कि मेरी मौत का समय आ गया है, मुझे मृत्यु दिखाई दे रही है और जिसने भी अब तक खून किया है वो मुझे भी मारने वाला है। इस पर रिया पूछती है, वो कातिल आपको क्यों मारेगा, आपका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं। तब शास्त्री बताता है, मेरा एक दोस्त है जमील खान, उसने इस केस पर काफी रिसर्च की है
उसी ने बताया कि अब किसी शौनक की हत्या होने वाली है, जिसे सब लोग गुरु कहते हैं, और मैंने कई लोगों को विद्या दी है। ये सुन के रिया हैरान रह जाती है। तभी वहाँ शास्त्री की बीवी आती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर चलिए, खाने का समय हो गया है और हमारा बेटा अमृत इंतजार कर रहा है। तब शास्त्री जी भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद विक्रम जमील से जाके मिलता है और उसे इस केस के बारे में डायरेक्टली पूछने लगता है कि आपको ये सब कैसे पता चला। लेकिन जमील तुरंत उसे भगा देता है, ये सब मैं तुझे क्यों बताऊं। तब विक्रम को अनन्या का मैसेज आता है। वो उसे एक होटल में मिलने बुलाती है। इधर रिया शास्त्री और उसकी बीवी के बारे में पता करती है कि उनका बेटा अमृत तो कई साल पहले ही मर चुका है, लेकिन ये दोनों आज भी मानते हैं कि वो जिंदा है। फिर रिया को पता चलता है कि बिरजू का बेटा अवधेश 5 साल से गायब था, जो अब अचानक घर आ गया है। ये सुन के रिया तुरंत बिरजू के पास आती है, जिसे उन्होंने कैद में रखा था। रिया पूछती है, सच बताओ, तुमने वरदान में क्या मांगा था? तब बिरजू कहता है, मैंने अपने बच्चे अवधेश के घर वापस आने के लिए वरदान मांगा था। साथ ही वो रिया को कातिल के बारे में भी बताने लगता है, ताकि ये लोग उसे जाने दे। इधर अनन्या के साथ विक्रम होटल में आता है और अनन्या वहाँ अपने पति पर नजर रखने आई थी। असल में अनन्या का पति कुछ समय पहले ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी सबके सामने नहीं चल पाने का नाटक करता है, ताकि बाद में इलेक्शन में खड़ा होके सिंपैथी वोट ले सके। अनन्या के पति का प्लान था अनन्या को इलेक्शन से हटाने का, लेकिन अनन्या उसकी फोटो ले लेती है ब्लैकमेल करने के लिए। इसके बाद अनन्या की मदद से विक्रम जाके जमील से मिलता है, क्योंकि अनन्या ने जमील के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करवाया था। फिर विक्रम जमील से बातों बातों में उन मर्डर्स के बारे में पूछता है कि आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला कि अगला मर्डर किसी गुरु का होने वाला है। वही रिया शास्त्री जी से मिलने आई थी, क्योंकि बिरजू ने बताया था कि कातिल एक पुरानी तलवार से सबको मारता है, और शास्त्री जी ने भी ऐसी ही कोई तलवार के बारे में बताया था। इधर जमील विक्रम को बताता है कि जब मैं अपने घर की मरम्मत करवा रहा था, तब मुझे मेरे दादाजी का एक बॉक्स मिला, और जमील के दादाजी वही हैं जिन्होंने 1952 में लोगों के साथ मिलकर उन औरतों को रोका था। जमील आगे कहता है कि उसी बॉक्स के जरिए मुझे ये पता चला कि ये सारे मर्डर्स जो करा रहा है, उनका कनेक्शन किसी मंडल से है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, और अब तक वो 3 लोगों को मार चुका है। इनमें से एक का धड़ गायब है और 2 लोगों के हाथ। साथ ही एक पेपर में 8 सिंबल्स दिखाए गए थे, मतलब अब तक 2 सिंबल्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक धड़ और एक हाथ। अब बचे हुए हैं टोटल 6 सिंबल्स, जिसे कंप्लीट करने के लिए मंडल और खून करेगा, और तीसरा मर्डर होने वाला है एक गुरु का, जिसका सर वो लोग ले जाएंगे। ये सब सुनकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है। वहीं रिया शास्त्री जी से उनकी विद्या के बारे में पूछती है, साथ ही अमृत के बारे में भी पूछती है, जिस पर शास्त्री कहता है कि वो तो यही कुर्सी पर बैठा है। तब कुर्सी भी हिलने लगती है, मतलब शास्त्री जी सच कह रहे हैं। फिर उनकी वाइफ उन्हें चाय लाकर देती है और ये लोग उन्हीं मर्डर्स के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं जमील विक्रम से कहता है कि मंडल के कुछ लोग एक अलग ही प्रोसेस फॉलो करते थे, जिनके पास एक यूनिक यंत्र भी था, जिसका फोटो भी उसी बॉक्स में था, पर ये अभी तक पता नहीं कि उस यंत्र से क्या होता है। फिर एकदम से शास्त्री जी को फिर से अपनी मौत दिखाई देती है और वो चलते चलते एक जगह टकरा जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। रिया तुरंत अपने टीम को बुलाती है और शास्त्री जी के वाइफ को देखने जाती है, पर यहाँ तो शास्त्री जी की वाइफ का गर्दन ही गायब था। ये देखकर रिया के भी होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 1 साल पहले, जहाँ विक्रम अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई एक पार्सल छोड़ जाता है। विक्रम उस बॉक्स को चेक करता है और फिर अपनी लवर कविता के साथ निकलता है। वो उसे बताता है कि उसका एक दोस्त था जो अब मर चुका है। उसने एक बड़ी कंपनी से पंगा ले लिया था। उसी से रिलेटेड ये बॉक्स उसके पास आया है, जिसमें डीडी के कंपनी की हार्ड ड्राइव है। इस पर कविता कहती है हमें मिलकर उसे एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि कविता एक जर्नलिस्ट थी, पर विक्रम मना कर देता है। रात को कविता घर पर वही हार्ड ड्राइव और सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है। विक्रम मना करता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे जान के लिए ही थ्रेट हो। फिर जब विक्रम घर वापस जाने लगता है तो उस पे कुछ लोग हमला कर देते हैं, और जब कविता उसे बचाने आती है तो एक आदमी उसके सर पर मारकर भाग जाता है। इसी वजह से कविता कोमा में चली जाती है। शायद ये आदमी डीडी के कंपनी के ही थे। प्रेजेंट में विक्रम रिया के पास जाता है और कहता है कि शायद शास्त्री जी की वाइफ ही वो गुरु थी जिसका सर मंडल वाले ले गए। जब विक्रम रूम में जाता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है,
तब रिया कहती है ये एक स्पेशल गैस है जो किलर विक्टिम के पास छोड़ता है, जिससे विक्टिम हिल भी नहीं पाता। विक्रम चुपके से उस गैस की गोली रख लेता है उसका एनालिसिस करने के लिए। फिर वो रिया को जमील की बातें बताता है कि आगे और मर्डर्स होने वाले हैं जिसमें किसी ना किसी का बॉडी पार्ट मिसिंग होगा। जब ये लोग शास्त्री और उनकी वाइफ कालिंदी का रूम चेक करते हैं तो एक अलमारी में उन्हें 8 सिंबल्स मिलते हैं। अगले दिन वो जमील को बुलाकर वो सिंबल्स दिखाते हैं। साथ ही रिया बताती है कि शायद कालिंदी ने शास्त्री जी की चाय में कुछ मिला दिया था, जिससे थोड़ी देर में उनकी डेथ हो गई और फिर कालिंदी ने खुद को बलि चढ़ा दिया क्योंकि वो ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। अब जमील कहता है कि बॉक्स में जो डायरी मिली थी उसी से मैं सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। रिया पूछती है कि डायरी में जो यंत्र की बात की गई है उसके बारे में बिरजू ने बताया था कि उससे किसी भी इंसान को वरदान मिल जाता है। साथ ही विक्रम की माँ ने भी उसी से वरदान लिया था, पर विक्रम का भाई तो जिंदा नहीं बचा। ये सब सोचकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर विक्रम प्रमोद से मिलता है और उसे वही गैस वाली गोली देता है जिससे किलर बेहोश करता है। विक्रम प्रमोद से कहता है पता करो ये गोली कहाँ मिलती है, पर प्रमोद को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। इधर 4th सिंबल को डिकोड करने पर जमील को पता चलता है कि चौथा खून किसी राजकुमारी का होगा और उसका चेहरा निकाला जाएगा। तब विक्रम सोचने लगता है कि अब ये राजकुमारी कौन है। उसके बाद अनन्या अपना प्रचार करने गई है, तभी उसे विक्रम का कॉल आता है। विक्रम कहता है तुम भी तो किसी राजघराने से हो तो बच के रहना क्योंकि किलर तुम्हारे पीछे भी आ सकता है। लेकिन अनन्या कहती है मैं यहाँ सिक्योरिटी नहीं लेके आई हूँ, और वो विक्रम से ही कहती है कि तुम ही आ जाओ। थोड़ी देर में विक्रम वहाँ पहुँच जाता है। इधर रिया अभिषेक की वाइफ शिवना से पूछताछ करने लगती है कि अभिषेक कैसा आदमी था। तो शिवना बताती है कि अभिषेक के काफी लड़कियों के साथ चक्कर थे। एक बार तो उसने एक पुलिस वाले की बीवी के साथ भी अफेयर चला लिया था। फिर वो पुलिस वाला अभिषेक के पीछे पड़ गया। तब अभिषेक कुछ दिनों के लिए गायब हो गया और कुछ ही दिनों में पुलिस वाले की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जब अभिषेक वापस आया तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। ये सुनकर रिया समझ जाती है कि जरूर उसने भी वरदान मांगा होगा। फिर शिवना बताती है कि अभिषेक के पास एक फोटो मिली थी जिसमें शास्त्री की वाइफ कालिंदी थी। ये देखकर रिया उस जगह का एड्रेस नोट कर लेती है। वहीं प्रमोद को एक आदमी बताता है जो दवा आप ढूंढ रहे हो वो एक वैद्य की दुकान पर मिलेगी। तो प्रमोद वहाँ चला जाता है। इधर अनन्या को प्रचार में देर हो रही है तो वो विक्रम के साथ पास में ही रुक जाती है। रात को जब अनन्या और विक्रम बात कर रहे हैं तो पता चलता है कि अनन्या विक्रम से प्यार करती है, लेकिन विक्रम को कविता से प्यार था, इसीलिए दोनों कभी एक नहीं हो पाए। बातों बातों में अनन्या विक्रम को किस करने लगती है, लेकिन विक्रम उसे रोक देता है और कहता है ये सही नहीं है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अनन्या के चिल्लाने की आवाज आती है। जाके देखता है तो बिट्टू उसे मार रहा है, जो विजय और सुजय का भाई था और उनकी मौत का बदला लेने आया था। तब विक्रम उसे पकड़ लेता है। वहीं प्रमोद उस वैद्य की दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ आवाजें आती है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रिया भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि यही वो जगह थी जहां कालिंदी खड़ी थी। रिया जैसे ही प्रमोद की बाइक देखती है वो तुरंत अपनी टीम को बुला लेती है, कहती है कुछ गड़बड़ है। फिर रिया को अंदर से आवाज आता है और वो अकेले ही अंदर चली जाती है। अंदर एक आदमी किसी का चेहरा काट कर ले जा रहा है। रिया उससे लड़ती है लेकिन वो आदमी उस पर भारी पड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। रिया देखती है कि वहाँ प्रमोद की भी लाश पड़ी है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर उसकी टीम आती है। जब विक्रम प्रमोद के बॉडी को देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। रिया के टीम के लोग बताते हैं कि वहाँ एक लाश पड़ी थी जिसका चेहरा गायब था और ये जरूर वही राजकुमारी थी जिसका चेहरा वो आदमी ले गया। अब ये पता करना होगा कि वो लड़की कौन थी। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। मंडला मर्डर्स के पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।